नमस्कार। मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं रजत गुप्ता जी, जिन्होंने आईबीपीएस पीओ 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। साथ ही बता दूं तो ही इज करंटली वर्किंग एज एसबीआई क्लर्क। वेलकम रजत एंड लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस। दो थैंक यू एग्जामिनेशन मैम, थैंक यू सो सक्सेसिव मच। ईयर्स में। थैंक यू मैम। रजत, कैसा लगता है when you see your trajectory to be moving in a very fine direction? इट फील्स रियली गुड मैम। काफ़ी समय से इस चीज़ के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था और स्टार्टिंग में काफ़ी अनसर्टेनिटी थी, बट जैसे-जैसे प्रिपरेशन और अच्छी होती गई, मेरे कॉन्सेप्ट्स मजबूत होते गए और मैंने कई सारे एग्ज़ाम दिए। इनिशियली कुछ फेलियर्स भी मिली मुझे। मुझे कुछ एग्ज़ाम्स में सक्सेस नहीं मिली, पर फिर मैंने वेट किया और मैंने और अच्छे से प्रिपरेशन की। तो उसके बाद मुझे एसबीआई क्लर्क में मैं सक्सेसफुल रहा। उसके बाद साथ ही साथ मैं आईबीपीएस पीओ में भी उसके बाद सक्सेसफुल रहा। तो इट इज़ अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस और धीमे-धीमे मैंने इस चीज़ के लिए तैयारी की और आखिरकार मैं सफल रहा। रजत, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। अ, मैम, मैं उत्तर प्रदेश के हरदोई डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करता हूँ। आई एम अ ग्रेजुएट इन आर्ट्स, बीए। आई हैव डन बीए इन पब्लिक पॉलिसी फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। आई हैव आल्सो डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी एज़ वेल। और मैं लॉकडाउन के पीरियड से 2020 के एंड से ही प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी और उसके बाद से मैंने बैंक के एग्ज़ाम दिए। साथ ही साथ मैंने अभी रिसेंट ईयर्स पिछले साल मैंने यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी दिया था। वो भी मेरा क्लियर हुआ है और उसका अभी फिज़िकल रह गया, वो भी मैंने क्लियर किया। इसी के साथ बैंक मेरा हमेशा से ही मेरा मन था कि मैं बैंक में काउंटर के उस पार जाके बैठूँ। मैं जब भी बैंक में जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि इतना सारा रश है और इतने सारे लोग जो मतलब अपना काम कराना चाहते हैं, आखिर मैं कैसे इसको अच्छा बना सकता हूँ? तो मेरे मन में हमेशा से ये था कि काश मैं काउंटर के उस पार होता और मैं इस चीज़ को और अच्छे से कर पाता और अच्छे से सारी चीज़ें हैंडल करता। तो ये हमेशा से मेरा मन था और फाइनली मुझे वो चीज़ मिली, अब मैं वो चीज़ कर रहा हूँ और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैसे लोगों को अच्छे से डील करूँ, कैसे अपना बेस्ट दे पाऊँ, लोगों को सर्विस दे पाऊँ। रजत, जब एक बार मन बना लिया कि बैंक की तरफ आना है, यू हैव डन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ग्रेजुएशन बीए इन पब्लिक पॉलिसी। इट्स अ वेरी वेरी एस्पिरेशनल कोर्स नाउअडेज। और फिर जब बैंक की तरफ आए तो व्हाट वाज द ट्रिगर पॉइंट? अ, जब मैंने आर्ट्स कर रहा था, मैं बीए कर रहा था, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिकली होता नहीं है आर्ट्स वालों के लिए कि आपको इस फील्ड में जाना है, ऐसा कुछ है। तो कॉम्पिटिशन के लिए मैंने सोचा कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देता हूँ, गवर्नमेंट जॉब की तरफ मूव करता हूँ और मैंने एसएससी सीजीएल के बारे में भी सोचा था, मैंने कुछ दिए भी थे, बट 2017 के बाद से ही वहाँ पे काफ़ी डिले हो रहा था, कुछ एग्ज़ाम्स रुक रहे थे, समय ज़्यादा लग रहा था। तो मैंने अपना शिफ्ट जो फ़ोकस था वो बैंक की तरफ किया, जहाँ पे काफ़ी जल्दी रिज़ल्ट्स मिलते थे और इसी के बाद मैंने स बैंक के बारे में सोचा देने का। बैंक का जो सिलेबस था वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। जो चीज़ें उसमें पूछी जाती थीं वो ऐसा था जिनमें मैं अच्छा कर सकता था। जैसे कि मैं इंग्लिश में ठीक कर सकता था, अच्छा कर सकता था, रीज़निंग मुझे अच्छी लगती थी करना और मैथ पे मैं बिल्ड कर सकता था। थोड़ा समय लगा मुझे मैथ को स्ट्रॉन्ग करने में, पर मैंने मैथ पे भी अच्छी कमांड बना ली। तो ये सब चीज़ें मुझे बैंक एग्ज़ाम्स के लिए के में देखने में अच्छी लगी, इसीलिए मैंने सोचा कि बैंक इज़ द बेस्ट थिंग फॉर मी राइट नाउ टू डू और उसी के साथ मैंने जो है प्रिपरेशन की और फाइनली मुझे एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन मिला। जब हम तैयारी करते हैं तो एक बार जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स होते हैं वो एक स्ट्रैटेजी अपनाते हैं और अलग अलग एग्जामिनेशन में दे अप्लाई द सेम स्ट्रैटेजी। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? और हर एग्जामिनेशन के कुछ स्पेसिफिकेशंस अलग होते हैं, तो उन स्पेसिफिकेशंस को टारगेट करते हुए आपकी स्ट्रैटेजी कैसे मूल्ड अप होती थी? मेरा हमेशा से यही मानना था कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, बी इट एग्ज़ाम और बी इट एनीथिंग एल्स, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, वो होती है आपकी प्लानिंग। आप जैसे कि अब्राहम लिंकन ने भी कहा है कि उनके पास अगर पेड़ को काटने के लिए कोई समय है, तो वो अपने अपने जितना भी समय है उनके पास, वो ज़्यादातर टाइम अपनी एक्स को शार्प करने में डिवोट करेंगे और बाकी का समय वो पेड़ काटने में करेंगे। तो वैसे ही हम लोग की रियल लाइफ़ में भी वो अप्लाई होता है कि अगर आप किसी मंज़िल को पाना चाहते हैं, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आप इतनी अच्छी प्लानिंग करें कि आपको किसी भी चीज़ को सोचना ना पड़े आगे जाके कि मुझे कब क्या करना है। तो वैसे ही मैंने अपनी प्लानिंग को अच्छा खासा टाइम डिवोट किया। मैंने सोचा कि मुझे अगर बैंक की प्रिपरेशन करनी है, तो मेरे क्या वीक पॉइंट्स हैं, मेरे क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, किन सब्जेक्ट्स पे मुझे ज़्यादा टाइम देना है, किन सब्जेक्ट्स को मुझे कम टाइम देना है। वो सभी मैंने बैठ के पहले प्लान किया, मैंने कई दिनों तक सोचा, मुझे कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना टाइम देना है, कौन से मॉक्स लगाने हैं। ये सारे मैंने एक अच्छा खासा टाइम देके मैंने प्लान किया
इनफैक्ट मैंने टाइम स्टैम्प्स बना के लिख के किया कि इस समय तक मेरा ये हो जाना चाहिए, इस मंथ में मेरा ये हो जाना चाहिए, एग्जाम की डेट्स प्रॉब्ली इस समय आएंगी तो तब तक मेरे इतने मार्क्स हो जाएंगे। तो ये सब चीजें मैंने प्लान की थी और उसके बाद चीजें काफी आसान हो जाती है। वंस यू हैव डन द प्लानिंग देन इट्स रियली अ केक वॉक। इफ यू हैव डन द प्लानिंग देन इट इज। सो मैंने प्लान किया, उसके बाद फिर मैंने धीमे धीमे सब्जेक्ट्स उठाए। जैसे बैंक में क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश तीन मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके बाद जीए भी बहुत ही मेजर होती है। तो मैं क्वांट्स और रीजनिंग को डेली बेसिस पे कर रहा था और इंग्लिश को मॉक्स के थ्रू ही लगा रहा था, और साथ ही साथ जीए को मैं डे टू डे बेसिस पे पढ़ता जा रहा था। इसी तरह जैसे जैसे मेरा टाइम बीतता गया, मेरे क्वांट के कॉन्सेप्ट्स मजबूत होते गए। मैंने जो भी मेजर टॉपिक्स होते हैं जैसे कि परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, सीआई हो गया, ये सब मैंने स्टार्टिंग में देख लिया और साथ ही साथ मैंने मॉक्स लगाना मतलब जारी रखा। तो धीमे धीमे करके मेरे जैसे कॉन्सेप्ट मजबूत हो गए होते गए, मेरे मॉक में परसेंटाइल बढ़ता गया और उसके बाद मैंने जो है अच्छे स्कोर के साथ जो है पहले प्रीलिम्स क्लियर किया फिर मेंस। रजत, आपने क्लर्क एग्जामिनेशन भी क्लियर किया है और पीओ एग्जामिनेशन भी क्लियर किया है, आपको स्पेसिफिकेशंस दोनों की पता है, तो क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं क्लर्क और पीओ एग्जामिनेशन में, क्योंकि पैटर्न प्री और मेंस का मोर और लेस सेम रहता है। जैसे कि पीओ और क्लर्क में हम डिफरेंस की बात करें अगर, तो जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो थोड़ा सा हाई रहता है पीओ में, और क्वेश्चंस का जो मेंस का पैटर्न होता है प्री से वो काफी डिफरेंट होता है। प्री में आपकी स्पीड को बेसिकली चेक किया जाता है, चाहे वो क्लर्क हो चाहे पीओ हो, दोनों में आपकी स्पीड को चेक किया जाएगा। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स बड़े बड़े टॉपिक्स के नहीं भी जानते हैं तब भी आप, अगर आपकी स्पीड अच्छी है और एक्यूरेसी है तो आप प्री निकाल सकते हैं। बट मेंस इज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। वहां पे आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी है आना। जैसा कि आप क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में आप, आपके अगर बेसिक टॉपिक्स पता है जैसे कि परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, अगर आपको ये टॉपिक्स अच्छे से आते हैं तो आप क्वांट्स के सेक्शन में, क्लर्क में आप बिना अलजेब्रा को अप्रोच किए भी कर सकते हैं। बट दैट्स नॉट द केस विद पीओ। पीओ में आपको अलजेब्रा के टॉपिक्स के बेसिक्स भी आने चाहिए, क्योंकि वहाँ जो क्वांट्स के सेक्शन में डीआई होती है वो अलजेब्रा पे बेस्ड होती हैं। इसलिए आपको एक पूरे सिलेबस पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तब आप पीओ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लर्क में आप इसको लीव कर सकते हैं, बट पीओ में आपको ये पूरा का पूरा सेक्शन पकड़ के रखना पड़ेगा। रीजनिंग की बात करें अगर हम, तो रीजनिंग में जो पजल्स का लेवल होता है वो पीओ में काफी हाई रहता है एज कम्पेयर टू द क्लर्क वन। क्लर्क में पजल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, मेंस की बात करूँ मैं, बट काफी सारे होते हैं। पर जहाँ पीओ की बात करें वहाँ के पजल्स में सिंगल पजल में ही अगर आप उलझ गए तो आपको पूरा टाइम एक पजल में ही जा सकता है। तो पजल्स आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स इन द पीओ सेक्शन एज कम्पेयर टू द क्लर्क वंस। सेम इज द केस विद इंग्लिश। इंग्लिश में भी जो क्वेश्चंस होते हैं, हम क्लर्क के मेंस में अगर हम बात करें, अगर आपकी अच्छी पकड़ है इंग्लिश पे तो आप पूरा का पूरा मेंस का पेपर सॉल्व कर सकते हैं इंग्लिश का, क्लर्क की बात करें। पर अगर आपकी पकड़ अच्छी नहीं है तो आप जो है अगर आप पीओ की बात करें तो पीओ में आपका कितनी भी पकड़ अच्छी हो, आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रह ही जाते हैं। क्योंकि मैंने जब मेंस का वो पीओ का मेंस पेपर दिया आईबीपीएस का, तो मुझे लग रहा था कि मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लूंगा और मैं कॉन्फिडेंट था, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस मुझसे छूट ही गए। इंग्लिश के सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस छूट ही गए, क्योंकि मुझे लगा कि मैं ये बाद में अटेम्प्ट कर लूंगा, बट टाइम की वजह से, टाइम ना होने की वजह से मेरे वो छूट गए क्वेश्चन। तो आपको, अगर आप दोनों ही चीज अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो क्लर्क भी कर रहे हैं और पीओ भी कर रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग में तो अपने बेसिक सब को सब्जेक्ट्स लेके चलें, जैसे कि परसेंटेज, एवरेज, एसआई, सीआई, रेशियो वगैरह, ये सब आप अप्रोच करें। बट साथ ही साथ ये सब खत्म होने के बाद, एक बार आप इन सब में अच्छे हो जाएं, एक्सपर्ट हो जाएं इन सभी में, उसके बाद आप टफ टॉपिक्स की तरफ मूव करिए। आप इसके बाद जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया और मिक्सड एंड लिगेशंस के क्वेश्चंस हैं, उनको भी आप अप्रोच करिए। आप छोटे टॉपिक्स पर ही मत रहिए और आप बड़े टॉपिक्स की तरफ मूव करिए जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते जाते हैं। रजत, ये तो हमने काफी डिटेल में चर्चा कर ली कि प्रीलिम्स और मेंस की किस तरीके से तैयारी करनी है। प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो समय है उसको कैसे जुडिशली वाइजली यूटिलाइज करना है, रिवीजन करना है। हाँ, हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि वेट करते हैं कि प्रीलिम्स हमारा हो जाए, रिजल्ट हमारा आ जाए, उसके बाद हम मेंस की प्रिपरेशन करेंगे। बट ये सही तरीका नहीं है करने का। हमें क्या करना चाहिए, प्री की प्रिपरेशन के साथ ही साथ मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि प्री की प्रिपरेशन में आप एक बार आप उस लेवल पे पहुंच गए। बेसिकली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या है, आपको एक ही सीट लेनी है, आपको सारी सीट नहीं लेनी। बीट क्या, अगर आपके पास 100 सीट्स पे कंपटीशन है, 300 पे है, 3000 पे है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको एक सीट लेनी है। तो आपको एक वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करनी है कि आप उस कट ऑफ को क्रॉस कर जाएंगे, आपकी उतनी प्रिपरेशन होनी चाहिए। वंस यू हैव डन दैट, अगर आपकी उतनी प्रिपरेशन हो गई है, आपने
एक बेसिक कट ऑफ आप क्रॉस कर जा रहे हैं, तो उसके तुरंत बाद से आपको हायर लेवल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि अब अगर कोई बिगिनर भी है, तो उसने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट की 1 मंथ में अगर वो प्रिपेयर कर लेता है, कॉन्सेप्ट उसके बिल्डअप हो गए, तो तुरंत उसे मूव कर जाना चाहिए हायर टॉपिक्स पे, जैसे कि बड़े-बड़े पजल्स हो गए, बड़ी डीआईज़ हो गई, जो अरिथमेटिक की डीआईज़ हो गई। इनसे डर के नहीं रहना चाहिए कि एक बार मेरा प्री तो क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं मेंस का देखूँगा। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप मेंस का साथ ही लेके चलिए, क्योंकि अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्री की प्रिपरेशन तो ऑटोमैटिकली हो जाएगी। अगर आपने बड़े-बड़े पज़ल्स लगा लिए, तो फिर आप छोटे पज़ल्स तो आप यूँ ही लगा लेंगे। तो इसीलिए प्रिपरेशन के फर्स्ट डे से ही आपको ये मन बना के चलना है कि जैसे ही थोड़ा-सा टाइम बीतेगा, मैं बड़े पज़ल्स और बड़ी डीआई करना शुरू कर दूँगा। उसके बाद आप जैसे प्री का आपका एग्ज़ाम हो जाए, आप ये मत सोचिए कि मेरा रिज़ल्ट आएगा तब मैं सोचूँगा कि हाँ, मेरा निकल गया, मैं मेंस की प्रिपरेशन करूँगा। तो ये बहुत ही गलत अप्रोच रहेगा। प्री का एग्ज़ाम देने के बाद ही आपका जीए पे फ़ोकस बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए, क्योंकि जीए के लिए आप पहले कम टाइम डिवोट करते हैं, अब आपको उतना ही कॉम्पेंसेट करके ज़्यादा टाइम डिवोट करना होगा। और शुरू के साथ ही साथ मॉक्स भी लगाना शुरू कर दीजिए मेंस के ही। जैसे कि मैंने अपने प्री के प्रिपरेशन के बाद मैंने मेंस के मॉक लगाना शुरू कर दिया था। स्टार्टिंग में मैंने ब्रेक डाउन करके मॉक्स को लगाया, 1 घंटा मैथ का, 1 घंटा रीज़निंग का, 1 घंटा इंग्लिश का। फिर मैंने जैसे मेरा फ्लो बन गया, मैंने 3 घंटे के मॉक्स एक साथ लगाए। बैठ के जैसे मैं पूरा-पूरा टाइम ले लेता था, मैं फैमिली में कह देता था कि मुझे 3 घंटे तक डिस्टर्ब मत कीजिएगा, और मैं 3 घंटे बैठ के मॉक्स देता था। ये स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुई, बट फिर मुझे आदत पड़ गई इस चीज़ की, और फिर मैंने देखा कि ये चीज़ मुझे काफ़ी फ़ायदा करी मेन एग्ज़ाम में। जब मैं बैठा था तो मुझे वहाँ पे थकान नहीं लगी कि हाँ, अब टाइम बहुत हो रहा है, क्वेश्चन्स नहीं लग रहे हैं, ऐसा मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेंस में। और ये चीज़ है कि आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही करिए, और मेंस अगर आपका अच्छा प्रिपेयर है, तो आप नो डाउट आपका प्री तो क्लियर हो ही जाएगा, उसमें आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रजत, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? स्टडी आईक्यू की वीडियोस मैं काफ़ी पहले से देख रहा था, और जो बेसिक टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं स्टडी आईक्यू की टीम, वो मैं काफ़ी सारे देखता था। साथ ही साथ जो हमारे जीए सेक्शन है, जो हमारे बैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस में जीए सेक्शन, उसके लिए मैं गौरव गर्ग सर का स्टडी आईक्यू का बैंकिंग अवेयरनेस लेक्चर के वीडियोस देखता था। जैसे कि सर 300 बेस्ट क्वेश्चंस के वीडियोस डालते हैं, साथ ही साथ वो बैंकिंग अवेयरनेस की अलग से वीडियो बना के डालते हैं। तो हमारे एग्ज़ाम में बैंकिंग अवेयरनेस से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए। जब मैं एग्ज़ाम से बाहर निकल के आया, तो काफ़ी लोग पज़ल्ड थे कि मतलब जो जीए आई है, वो बहुत ही अलग आई है। पहले ऐसी जीए देखने को नहीं मिली है। नवंबर मंथ से सारी की सारी जीए आ गई, दिसंबर मंथ से सारी की सारी जीए आ गई, कुछ अक्टूबर से भी सारी जीए आई थी। बट ये देख के मैं थोड़ा-सा शॉक्ड हुआ, क्योंकि मैंने बैंकिंग अवेयरनेस की जब वीडियोज़ देखी थी सर की, तो सर ने कॉन्सेप्ट वाइज़ डिटेल में चर्चा की थी इस बारे में। और मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि कुछ नई चीज़ आ गई है। वो ऑलरेडी सर ने कॉन्सेप्ट वाइज़ बताया था। अक्सर हम क्या करते हैं ना, कि जीए की कोई पीडीएफ उठा ली और हम लोगों ने उसे पढ़ना शुरू कर दिया, और पीडीएफ के हम 10 पन्ने, 20 पन्ने, 30 पन्ने में तीसरे पन्ने पे पहुँचते-पहुँचते पहला पन्ना हम भूल जाते हैं कि अच्छा क्या था उसमें। तो ऐसे जीए पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। मेरा मानना है कि अगर आप जीए पढ़ रहे हैं, तो आप कॉन्सेप्ट वाइज़ पढ़िए। तो सर ने वैसे ही सर बहुत स्लोली पढ़ाते थे बैंकिंग अवेयरनेस में, और कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फ़ोकस करते थे। वो कहते थे कि अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए, तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए इस पे आप लगा सकते हो। वो चीज़ रियली हेल्पफुल रही एग्ज़ाम के टाइम में। अब उसके बाद रियलाइज़ हो रहा है मुझे कि हाँ, कॉन्सेप्ट पढ़ने से अभी भी मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आता है। मुझे पता है कि ये इस चीज़ का मतलब ये है, आरआर का मतलब ये है, सीआरआर का मतलब ये है, इतना परसेंटेज इस चीज़ का है, इतना परसेंटेज उस चीज़ का है। तो ये चीज़ मुझे अभी भी ध्यान में आती है, और ये चीज़ मेरे सारे एग्ज़ाम्स में जीए में बहुत हेल्पफुल रही। आजकल इतना फ्री कंटेंट अवेलेबल है, मैं समझना चाहती हूँ व्हाई डिड यू पेड फॉर गौरव सर के कोर्स को? फ्री कंटेंट हमारे पास बहुत सारा अवेलेबल है इस समय, और ये एक ये हम कह सकते हैं, ये एक वरदान के साथ-साथ अभिशाप भी है। इतना सारा फ्री कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है, तो अक्सर लोग जो हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन, वो काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आखिर हम प्रिपेयर करें तो करें कहाँ से? और जिसे नहीं पता है वो अक्सर गलत डायरेक्शन में प्रिपरेशन करने लगता है, किसी गलत सोर्स को उठा लेता है, और उसकी प्रिपरेशन का अच्छा खासा टाइम उसी में चला जाता है। गौरव गर्ग सर का अगर कोई भी जीए में बेस्ट कोई प्रोवाइड करता है जीए सेक्शन के लिए, तो मुझे वो लगता है गौरव गर्ग सर ही प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि उनके जो लेक्चर होते हैं वो काफ़ी कॉन्साइज़ होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं। उसमें ये नहीं है कि आप कोई भी चीज़ मिसगाइड होके वो पढ़ा रहे हैं, वो बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाते हैं और काम की चीज़ पढ़ाते हैं। ख़ास तौर पे हम लोग के लिए जो बैंकिंग अवेयरनेस सर निकालते हैं अपना, हर मंथ में वो 2 वीडियोज़ ही निकालते हैं, पर वो 2 वीडियोज़ ऐसी होती हैं कि आप बस उन्हीं को पढ़ लीजिए। तो आपका सारा का सारा महीने भर का जीए पूरा हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, कई सारी वीडियोज़ देखते हैं, एक-एक मंथ की 4-4, 8-8 वीडियोज़ देखते हैं, वो उन उतनी देखने की ज़रूरत नहीं है।
अगर किसी कोई भी इंसान सर के वो 2 वीडियोज़ देख ले बैंकिंग अवेयरनेस के, तो बैंक की चीज़ उससे बाहर नहीं आती है। ना आपको पीडीएफ पढ़ने की ज़रूरत है, ना किसी वीडियो लेक्चर देखने की ज़रूरत है। बस आप वो 2 वीडियोज़ देख लीजिए और आपका काम हो जाएगा। तो बाकी तो फ्री कंटेंट बहुत है, बट फ्री कंटेंट से आप से आप मिसगाइड ज़्यादा हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सक्सेसफुल। आपको ज़रूरत है कि आप सही सोर्स चुनें और जल्दी से जल्दी आप थोड़ा-सा टाइम लीजिए सही सोर्स को पिक करने में। मेरा मानना है मैंने अपनी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में भी यही किया था। मैंने थोड़ा-सा टाइम लिया ये जज करने के लिए कि मेरे लिए क्या सही है। और वन्स आई हैव डन दैट मैंने उसके बाद वो टॉपिक, वो सोर्स चुन लिया और उसके बाद मैंने रिगorously उसी को फ़ॉलो किया। मैंने ये नहीं कि फिर बीच में मैं कहीं और छोड़ के कहीं और जा रहा हूँ, फिर मैंने कुछ और पिकअप कर रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में डिसाइड कर लिया कि मुझे यहाँ से पढ़ना है और उसके बाद फिर मैंने वही सोर्स पूरे साल भर फ़ॉलो किया और वो मुझे वाक़ई में हेल्पफुल रहा मेरे लिए। Rajat, we are glad we could be a part of your success story. इंटरव्यू से रिलेटेड कोई ऐसा वाकया जो आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहेंगे? अ, हाँ, मेरा इंटरव्यू 26 ऑफ फ़रवरी को था लखनऊ में और आईबीपीएस पीओ का। तो मेरा सबसे लास्ट में इंटरव्यू था। मेरा बैच 3rd था और शाम का समय था और सबसे लास्ट में सिर्फ़ 2 ही बच्चे बचे थे जिसमें सेकंड लास्ट मैं था जिसका इंटरव्यू था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो पैनल है वो ऑलरेडी काफ़ी बोर्ड हो चुका होगा इंटरव्यूज़ लेते-लेते। मुझे नहीं पता कि कितना टाइम मेरा इंटरव्यू चलेगा, छोटा निपटा देंगे और मुझे काफ़ी मतलब डिप्रेस्ड सा फ़ील हो रहा था कि अब आखिरी में है तो कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। इंटरव्यू अंदर जाते ही मैं एक्चुअली मैं नॉक नहीं किया, उन्होंने कहा कि कम इन रजत और मैं डायरेक्ट चला गया। तो उस चीज़ के को सोच के मेरा और थोड़ा-सा वो हो गया मतलब मूड ऑफ हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए इम्पैक्ट। फिर भी मैंने ऐसा किया, उस चीज़ को मैंने कॉम्पेंसेट किया अपनी वॉइस को और ज़्यादा काम बना के मैंने सोचा कि ठीक है जो भी हुआ सो हुआ बट अब लेट्स फोकस ऑन द प्रेज़ेंट राइट नाउ। तो उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन्स पूछना शुरू किया, उसके बाद मैंने एक और गलती कर दी कि मुझे सभी को मैं चाह रहा था कि मैं सभी को देखूँ। इंटरव्यू के क्वेश्चंस देते टाइम मैं सभी को देखूँ, पर जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं सिर्फ़ उसी पे देख रहा था, मैंने और किसी की तरफ देखा ही नहीं। तो ये गलती भी मैं चाहूँगा कि और कोई ना करे, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप ज़रूर स्टार्टिंग में उनकी तरफ देखें, बट बीच में आप अपना फ़ोकस थोड़ा-सा शिफ्ट करके बाकी पैनल मेंबर्स की तरफ भी दीजिए। ये गलती मैंने थोड़ी-सी की थी। इसके अलावा जब मैंने उन्हें बताया कि मैं ऑलरेडी एसबीआई क्लर्क में भी वर्क कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि एसबीआई क्लर्क में और आईबीपीएस क्लर्क में क्या क्या अंतर है? क्या मतलब डिफ़रेंस है? तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, इस वजह से ये मुझे याद है मेरा क्यों गलत हो गया। मैंने कहा कि बेसिक पे सेम रहती है और पर्क्स एंड अलाउंसेस का डिफ़रेंस होता है एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क में। मैं ये बताना भूल गया उन्हें कि 2 इंक्रीमेंट हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं एसबीआई क्लर्क में एज़ कम्पेयर टू द आईबीपीएस क्लर्क। और ये मुझसे कुछ गलतियाँ हुई, बाकी क्वेश्चंस मेरे ठीक गए थे और एप्रोक्सिमेटली 5 टू 8 मिनट्स चला था मेरा इंटरव्यू और उस 5 टू 8 मिनट्स में मैंने यही 2 क्वेश्चंस मेरे गलत हुए थे। उन्होंने मुझसे रिटेल लेंडिंग के बारे में पूछा, जो मुझे उस समय पता थी बट मैं नर्वसनेस की वजह से नहीं बता पाया उन्हें। बाकी मैंने क्वेश्चंस का सही जवाब दिया उन्होंने हाँ, आखिरी में मुझसे उन्होंने पूछा कि आप अपनी 2 स्ट्रेंथ्स बताइए मुझे। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं किसी भी सिचुएशन में अपने आप को काम रख सकता हूँ। कैसी भी सिचुएशन हो, मैं उसे आराम से डील कर लेता हूँ बिना टेंशन में आए। और दूसरी मैंने उन्हें बताया कि कोई भी चैलेंज खत्म होने के बाद मैं रुकता नहीं हूँ, दूसरे चैलेंज को तुरंत पिकअप करता हूँ, मुझे नए-नए चैलेंजेस लेना पसंद है। तो ये एंडिंग थी मेरे इंटरव्यू की आई थिंक मेबी दे लाइक्ड दैट और समथिंग दैट हेल्प्ड मी इन गेटिंग द जॉब। रजत, हमने आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस और आपकी पूरी जर्नी से बहुत कुछ जाना है। मैं फाइनली आपसे चाहती हूँ ऐसी कोई 3 क्वालिटीज़ जो आपको लगता है दैट हेल्प्ड यू सेल थ्रू द एग्जामिनेशन? जो ए एक चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, वो है आपकी हिम्मत ना हारना। जो सबसे पहली चीज़ जो मैं कहूँगा हिम्मत ना हारना। अक्सर स्टार्टिंग में लगता है कि ये इतना बड़ा टास्क है, हम कैसे करेंगे? इतनी बड़ी चीज़ है, अभी तो मेरी प्रिपरेशन भी नहीं है। सेम चीज़ मेरे साथ भी थी जब मैंने फॉर्म भरा था, तो मुझे लगता था कि होना तो है नहीं ये, बस भर देता हूँ कैसे भी करना, अभी मेरी प्रिपरेशन नहीं है। बट जैसे-जैसे टाइम पास हुआ, मैंने हिम्मत बाँधे रखा मैं और मैं धीमे-धीमे प्रिपरेशन करता गया स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, वन टास्क एट अ टाइम और फाइनली ये मुझे मिला। तो हिम्मत रखना बहुत ज़रूरी है। वो इस मायने में भी क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम के टाइम में आप अक्सर डिमोटिवेट हो जाएँगे टफ क्वेश्चन्स को देख के। तो ज़रूरी है कि आप हिम्मत रखें, उसको स्किप करें, नेक्स्ट चीज़ पे आएँ और उसको अटेम्प्ट करें। अगर वो भी टफ है, तो उसको भी स्किप करें और नेक्स्ट पे आएँ, उसको अटेम्प्ट करें। इस तरह से आप अटेम्प्ट करेंगे, तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। सेकंड चीज़ जो मैं कहूँगा लोगों को कि जिसे फ़ॉलो करनी चाहिए, वो होती है ह्यूमिलिटी। ये ह्यूमिलिटी मैं क्यों कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकली ये हमें बहुत काम आती है। अक्सर हम क्या करते हैं
जैसा हम प्रिपरेशन के टाइम में हमें थोड़ा सा समय मिलता है कहीं बाहर जाने का, और उस समय में अगर हमें हमारा किसी से आर्ग्यूमेंट हो गया, कुछ किसी से बहस हो गई, ऐसा कुछ हो गया, तो वो हमें अफेक्ट करता है हमारी प्रिपरेशन में। अब उस वापस लौट के आप फिर से कोई दूसरा मॉक लगाएंगे, कुछ करेंगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं हॉन्ट करेगा कि अच्छा ऐसा हो गया मेरे साथ। अगर आप हम्बल हैं तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप कभी भी ऐसे आर्ग्यूमेंट से पढ़ेंगे ही नहीं। तो मैं कहूंगा कि ह्यूमिलिटी आपको बहुत हेल्प करेगी आपके प्रिपरेशन में। थर्ड ये है कि कंसिस्टेंट रहिए। आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो फिर एग्जाम बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर इफ यू आर कंसिस्टेंट, देन अगर आप 1 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना, तो भी आपको वो लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करेगा। तो थर्ड चीज जो मैं बोलूंगा वो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव सक्सेस। थैंक यू सो मच रजत फॉर जॉइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू।